Dear students, welcome in RS Academy AKTU. Myself Dr. पुष्पेंद्र कुमार और मैं आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स AKTU डिस्कस कर रहा हूँ जो AKTU के सिलेबस से रिलेटेड है। तो हमने अब तक हमने 1.8 लेक्चर डिस्कस किए हैं। आज मैं 1.9 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। ये है पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। एक्चुअल में हमने 1.8 तक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिस्कस कर ली थी और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का मतलब है कि यदि कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट है और उस वेव की वो वेव इक्वेशन थी एक्चुअल में। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट दो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फाइंड आउट की थी। तो अब हम एक वन डायमेंशन डीप पोटेंशियल वेल वाला केस डिस्कस करेंगे, यानी कि अब हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक एग्जाम्पल है। ये नाम है इस टॉपिक का पार्टिकल इन वन डायमेंशन डीप पोटेंशियल वेल। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्टिकल, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का और ये अभी 2024 में पूछा भी गया है। हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है बच्चों, वन डायमेंशन डीप पोटेंशियल वेल। ये नहीं आएगा तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आएगा, श्रोडिंगर नहीं आएगा तो ये आएगा। तो इस तरीके से रिपीट होते रहते हैं। तो कहता है कि पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, पार्टिकल है कोई, उसे एक वन डायमेंशन बॉक्स में छोड़ दिया है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा। ये हमारा फिगर है इस तरीके से। ये है x इक्वल टू 0, ये है x इक्वल टू a। मैंने मान लिया x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a के बीच में पार्टिकल है कहीं। कहता है लेट अस कंसीडर द केस ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग अलोंग x एक्सिस बिटवीन टू रिजिड वॉल्स a एंड b एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a। इतनी थोड़ी सी थ्योरी है बस इसमें। मैंने मान लिया दिस इज पॉइंट a एंड दिस इज पॉइंट b। ये दो पॉइंट है और ये कोई वॉल है, कुआ टाइप का है, कोई कुआ टाइप का कोई पोटेंशियल बॉक्स है वन डायमेंशन। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक इसकी डायमेंशन दी हुई है और m मास का पार्टिकल यहीं कहीं छोड़ दिया गया है इसमें। तो वो क्या करेगा, वो टक्कर मारेगा और इधर उधर मोशन करेगा और अंदर है vx इक्वल टू 0। क्योंकि पार्टिकल क्या है, पार्टिकल इज फ्री टू मूव बिटवीन द वॉल्स। पार्टिकल फ्री है बच्चों तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। जब पार्टिकल फ्री है भाई, कुएं के अंदर वो पार्टिकल मोशन करने के लिए फ्री है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। तो मैंने लिख दिया vx इक्वल टू 0। यहां इस रीजन में vx इक्वल टू होगा इन्फिनिटी, क्योंकि इनफाइनाइटली उसकी वॉल्स हाई है। और यहां भी vx इक्वल टू होगा इन्फिनिटी। दैट्स इट, ठीक है। मैं इसको कहता हूं फर्स्ट रीजन, इसको कहता हूं सेकंड रीजन और इसको कह देता हूं थर्ड रीजन, थोड़ा अपनी कन्वेंस के लिए, ठीक है। मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड रीजन लिख लिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में पोटेंशियल फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो पोटेंशियल प्रोफाइल जो होगा मेरा वो मैं ऐसे लिखूंगा vx बराबर 0। vx इक्वल टू 0 कहां से कहां तक है, x की किस वैल्यू में है, तो वो लिख लूंगा मैं फॉर x की वैल्यू जब vx बराबर 0 है, जब x की वैल्यू a से तो छोटी है या फिर बराबर भी है उसके, ठीक है, और 0 से बड़ी है x की वैल्यू और बराबर भी है। तो मेरा पोटेंशियल vx इक्वल टू 0 लिखा गया एंड vx इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहां होगा बच्चों पोटेंशियल, जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 से कम। भाई इस रीजन में x की वैल्यू 0 से कम है तो x इज लेस देन 0 एंड x a से ज्यादा इज ग्रेटर देन a। देखिए पोटेंशियल प्रोफाइल लिखना बड़ी, पोटेंशियल प्रोफाइल बच्चे बड़ा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वेरी इजीली आप इसको लिख सकते हैं। आप बस देखिए पार्टिकल कहां फ्री है, vx इक्वल टू 0, पार्टिकल फ्री है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a के बीच में। तो पोटेंशियल को x को 0 से बड़ा बनाओ और a से छोटा बनाओ और फिर बराबर का निशान भी लगा दो। साथ ही साथ vx इक्वल टू इन्फिनिटी पहले रीजन में, यानी कि जब x 0 से छोटा है और जब x a से बड़ा है। मैंने दोनों वैल्यू रख दी। नाउ
अब मुझे इस पार्टिकल के लिए, ये पार्टिकल मोशन कर रहा है तो इसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी, तो मुझे उस वेव के लिए श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन लिख लेनी है टाइम इंडिपेंडेंट। तो नाउ श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन के लिए बच्चों हमने डिस्कस की हुई है लास्ट लेक्चर में, हमें याद है, वो है d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन वन डायमेंशन मैंने लिख ली, जो कि है d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ठीक है, अब चूंकि मुझे पता है मुझे पार्टिकल के लिए इसे सोल्व करना है, पार्टिकल है Vx इक्वल टू 0 पर, क्योंकि उसकी पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है Vx इक्वल टू 0, तो यहां मैं कह दूंगा ये है 0 साहब, इस तरीके से। कहां, किसके लिए, फॉर सेकंड रीजन, फॉर सेकंड रीजन Vx इक्वल टू है 0, सेकंड रीजन के लिए Vx इक्वल टू है मेरे पास 0। देख लो हो रहा सेकंड रीजन में Vx इक्वल टू 0, तो मैंने V को 0 कर दिया, तो मेरी वेव इक्वेशन क्या बनेगी, वेव इक्वेशन बन गई मेरी d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई इक्वल टू 0। इसे कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। या आप ऐसा करिए, आप इस पोटेंशियल प्रोफाइल को कह दो इक्वेशन नंबर 1 और उसे कह दो इक्वेशन नंबर 2 बच्चों, थोड़ा सा अच्छा सा इफेक्ट पड़ेगा इससे। ठीक है, अब ये एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, मुझे इसका सॉल्यूशन पता है, वेल नोन, तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का साई इज इक्वल टू ए साइन, एक्चुअली में मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूं इक्वेशन को, सॉल्यूशन लिखने से पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा बस। मैं इस टर्म को भी, इस कांस्टेंट को कुछ मान लेता हूं, इसको कुछ मान लेता हूं, तो d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए के स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0, और इसे कह देना इक्वेशन नंबर 2, इसे ना कह के यहां लिख लेना के स्क्वायर इक्वल टू है 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, मान लिया, लेट, तो मेरी वेव इक्वेशन ये आ गई। अब मान लो इसका सॉल्यूशन, ये वेल नोन इक्वेशन आ गई, ये बिल्कुल ऐसी इक्वेशन आ गई बच्चों, ध्यान से देखो, जैसे d2 y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, और ये होगी डी स्क्वायर वाई प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। चूंकि ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो इसे डी से डिनोट करूं यदि फर्स्ट ऑर्डर को, तो सेकंड ऑर्डर का डी स्क्वायर हो जाएगा, या मैं इसको कह सकता हूं डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, और इसका जो सॉल्यूशन लिखा जाता है, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन आता है y इज इक्वल टू ए साइन एम एक्स प्लस बी कोस एम एक्स। ऐसे ही सेम इसका सॉल्यूशन लिख लेना है, देखो जरा प्लीज ध्यान से, ये इक्वेशन आ गई, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा बच्चों, वो आएगा मेरे पास
साई इज इक्वल टू, ये रहा साई, यहां वाई था तो सोल्यूशन में वाई इज इक्वल टू आया था, देखो साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। भाई यहां एम स्क्वायर था तो यहां एम आया था, यहां नीचे एक्स था तो एक्स आया था, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही सोल्यूशन लिख लिया मैंने। ठीक है, आप इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट करके लिख लेना, नोट, ये नोट था, अब मैं इसको रफ कर दूंगा। ठीक है, सिमिलर फैशन में लिखा है सॉल्यूशन मैंने, क्योंकि ये एक वेल नोन डिफरेंशियल इक्वेशन थी, तो अब मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए था। चलिए, जनरल सॉल्यूशन आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूं, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन इन दिस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो कई सारे हो सकते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के, लेकिन कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो बाउंड्री कंडीशन को फुलफिल किया करते हैं, तो हम उन्हीं सॉल्यूशन को एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन कहते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दो, द बाउंड्री कंडीशंस द बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस क्या है हमें पता है, ये मैं पार्टिकल इन वन डायमेंशन का फिर से दोबारा से फिगर बना लेता हूं, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, ये एम मास का पार्टिकल, ये इनफाइनाइट पोटेंशियल vx इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये vx इज इक्वल टू इंफिनिटी, यहां vx इज इक्वल टू 0। देखो बड़ी तेजी से मैंने फिर इसका फिगर बना लिया। अब तो मुझे पता है बाउंड्री कंडीशन व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो क्योंकि पार्टिकल इस दीवार से टकराएगा तो पार्टिकल जो है रुकेगा एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, तो पार्टिकल का वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, फिर वापस चलेगा तो फिर से वेव फंक्शन आ जाएगा, फिर उस दीवार से टकराएगा तो उस दीवार से टकराने के बाद फिर से उसका वेव फंक्शन जो है वो 0 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि साई एक्स इज इक्वल टू 0, चूंकि साई एक्स का फंक्शन है, मुझे पता है साई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो साई एक्स इज इक्वल टू 0 कब, एट x इज इक्वल टू 0। जब x बराबर 0 पर पार्टिकल टक्कर मारेगा तो साई 0 होगा, पहली बाउंड्री कंडीशन। दूसरी है साई x इज इक्वल टू 0 कब, एट x इज इक्वल टू a। तो पहले तो मैं पहली बाउंड्री कंडीशन रख दूंगा अपने सॉल्यूशन में, फिर उसके बाद दूसरी रख दूंगा, तो मेरे पास आएगा नाउ अप्लाइंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस। पहली बाउंड्री कंडीशन मेरे पास ये रही, पहली बाउंड्री कंडीशन साई एक्स इक्वल टू 0 होगा एट एक्स इक्वल टू 0 पर, ये वाला, तो ये है मेरे पास साई एक्स इक्वल टू 0, किस पर होगा ये, एट एक्स इक्वल टू 0 पर, तो ए साइन के इंटू 0, एक्स की वैल्यू 0 रख दी, प्लस बी कोस के इंटू 0। ये मैं लिख देता हूं यहां बाउंड्री कंडीशन ताकि आपको याद भी रहे, दिस इज बाउंड्री कंडीशन, ये मैंने यहां रखी है। तो साई को मैंने 0 कर दिया कब, जब x बराबर 0 है, तो ए साइन के 0 प्लस बी कोस के 0, और मैं जानता हूं साइन के इंटू 0, ये टर्म बन जाएगी मेरी 0, तो इसका मतलब 0 इज इक्वल टू बी कोस 0, और कोस 0 होता है 1, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास b इज इक्वल टू 0। पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 में रखो, पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 3, तो मेरे पास देन सॉल्यूशन बिकम्स, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा बच्चों मेरे पास, सॉल्यूशन बन गया बेटे मेरे पास साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स,
क्योंकि बी तो जीरो आ ही गया, बी वाली टर्म तो जीरो आएगी। देखो जरा पीछे, ये सॉल्यूशन है साई एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स। इसमें पहली बाउंड्री कंडीशन रख ली, तो पहली बाउंड्री कंडीशन से बी बराबर जीरो आ गया, तो मैंने बी बराबर जीरो पुट कर दिया, तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या है, साई एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स। ये रहा, इसको मैं ब्रैकेट में एनक्लोज कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 4। नाउ अप्लाइंग सेकंड बाउंड्री कंडीशन। अब दोबारा से सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो। नाउ अप्लाइंग सेकंड बाउंड्री कंडीशन। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है, साई एक्स इजकल टू जीरो कब, एट एक्स इजकल टू ए पर, जैसे वो था वहां ऊपर, देखो वहां ऊपर था ऐसे ही, तो इसमें रख दूंगा, तो साई एक्स इजकल टू जीरो ए साइन के, यानी कि मेरे पास यहां से आया ए साइन के इजकल टू जीरो। अब दो बातें हो सकती है बच्चों, या तो ए जीरो हो या साइन के जीरो हो। मेरे पास आया ए साइन के बराबर जीरो। अब आइदर ए इजकल टू जीरो और साइन के इजकल टू जीरो, बट ए कैन नॉट बी जीरो। ए जीरो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता जी, क्योंकि आपने बी को पहले ही जीरो कर दिया है। यदि आपने ए को भी जीरो कर दिया तो वेव फंक्शन रहेगा क्या, खत्म हो जाएगा वेव फंक्शन तो भैया। तो इसीलिए आपने बी को जीरो कर दिया है, तो आप ए को कभी जीरो नहीं कर सकते। इसका मतलब साफ है, दैट इज, इसका मतलब साफ है कि साइन के इजकल टू जीरो होगा साहब, या के ए इजकल टू प्लस माइनस एन पाई और एन इजकल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। भाई जीरो तो मैं लूंगा नहीं, क्योंकि साइन के ए इजकल टू जीरो, साइन जीरो जीरो हो जाएगा फिर से, साइन इजकल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन रखता चला जाओ। यहां मैं कह सकता हूं के इजकल टू एन पाई अपॉन ए, इसको भी मैं ब्रैकेट में एनक्लोज कर देता हूं। नाउ इक्वेशन मेरी 4 वाली, नाउ इक्वेशन 4 बिकम्स, इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी, साई एक्स इजकल टू ए साइन के की वैल्यू रख दो एन पाई अपॉन ए इंटू एक्स। तो मेरा वेव फंक्शन आ गया ये, लेकिन अभी ये वेव फंक्शन अननॉर्मलाइज्ड है, क्योंकि इसमें ए की वैल्यू नहीं दी हुई। जब इसमें ए की वैल्यू देगा वेव फंक्शन में, वो तब नॉर्मलाइज्ड होगा, हमें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा वेव फंक्शन। लेकिन फिर भी हमारे लिए एक रिलेशन तो आ ही गया इंपॉर्टेंट। ये है इक्वेशन नंबर मेरी, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 5 और ये है 6। अब मैं इक्वेशन नंबर 5 को जरा इसका स्क्वायर करो, इक्वेशन नंबर 5 का देखो क्या देती है। नाउ स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इजकल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और के स्क्वायर मैं कुछ जानता हूं, पहले मैंने माना हुआ है कुछ के स्क्वायर बच्चों, क्या माना था, 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। तो यहां से एनर्जी निकल जाएगी, तो मैं इसको कह दूंगा 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इजकल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या E इजकल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर
एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma²। और मैं जानता हूं एच क्रॉस इक्वल टू कुछ होता है बच्चों, एच क्रॉस इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया था जब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में वेव फंक्शन माना था, तो वहां पर भी हमने एच क्रॉस इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई रखा था। तो मैं लिख लेता हूं E इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, एच क्रॉस स्क्वायर की जगह आएगा एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और 2ma² पहले से ही है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गई, तो बचा क्या मेरे पास, बचा मेरे पास E इक्वल टू n स्क्वायर एच स्क्वायर, 4 2 जा 8 ma²। यही वन डायमेंशन, यही है पार्टिकल की एनर्जी वन डायमेंशन डीप पोटेंशियल वेल में। और चूंकि इसमें n आया है, nth लेवल की है एनर्जी, तो मैं यहां सफिक्स में छोटा सा n चिपका दूंगा। दिस इज En, nth लेवल एनर्जी। दिस इज द एक्सप्रेशन, लिख देता हूं, दिस इज द एनर्जी आइगन वैल्यू, इसको एनर्जी आइगन वैल्यू बोलते हैं हम, थोड़ा सा स्मार्ट सा वर्ड है, आप इसको याद रखना। दिस इज एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ ए पार्टिकल इन 1D, वन डायमेंशन बॉक्स। ठीक है बच्चों, यह पार्टिकल की एनर्जी का रिलेशन आ गया। अब मैं इस एनर्जी को प्लॉट करके दिखाता हूं आपको। नेक्स्ट, तो मेरे पास रिलेशन आया है En इजकल टू n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma², और n की वैल्यू है मेरी 1 2 3 अप टू सो ऑन, रखा ही था मैंने। तो E1 कितना होगा, E1 इजकल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 ही आएगा, तो एच स्क्वायर अपॉन 8ma²। E2 कितना आएगा भैया, E2 2 2 जा 4, तो 4 टाइम्स एच स्क्वायर अपॉन 8ma², और एच स्क्वायर अपॉन 8ma² है E1, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, जरा देखना, 4 टाइम्स एच स्क्वायर अपॉन 8ma², और ये टर्म है E1, तो मैं इसे कह सकता हूं दिस इक्वल टू E2 इक्वल टू 4 टाइम्स E1। E1 था ये। नाउ E3 इक्वल टू E3 इक्वल टू आएगा 3 3 जा 9, तो 9 एच स्क्वायर अपॉन 8m², या 9 टाइम्स E1, यानी कि E3 इक्वल टू 9 टाइम्स E1 up to so on, which indicates that, which shows that the energy of the particle, the energy of the particle have discrete value। कैसी है वैल्यू, एनर्जी जो है पार्टिकल की वो डिस्क्रीट वैल्यू है, डिस्क्रीट वैल्यू रखती है एनर्जी। और इसको मैं यदि प्लॉट करना चाहूं तो मैं इसको प्लॉट भी कर सकता हूं। एनर्जी का प्लॉटिंग मैं ऐसे दिखाऊंगा, थोड़ा सा सीधी लाइन खींच लेता हूं क्योंकि उससे थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ये है वही बॉक्स बनाओ जिसमें मैंने पार्टिकल छोड़ा था x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a के बीच में। E1 है एच स्क्वायर अपॉन 8ma², इसकी कुछ वैल्यू है, 0 नहीं है, तो E1 यदि यहां है, दिस इज E1, यह है n इक्वल टू 1 के लिए, और यह है E1, कितनी है इसकी वैल्यू, एच स्क्वायर अपॉन 8ma²। तो E1 यदि यहां है तो E2 कहां होगा, उससे 4 गुना ऊपर। वो देखिए प्लीज, यहां से इतना बैठता है तो 1 2 3 4 यहां आएगा, तो
तो E2 लगभग लगभग यहां आएगा। तो n इजकल टू 2 के लिए दिस इज E2 और इसे मैं लिख दूंगा 4 टाइम्स E1। ठीक है, बहुत सिंपल प्लॉट है प्यारे बच्चों। और दूसरा है 9 टाइम्स, इसका 9 टाइम्स या फिर इससे 5 गुना ऊपर। तो मेरे पास ये रहा बॉक्स, तो लगभग लगभग यहां आएगी वैल्यू। n इजकल टू 3 और ये है E3 इजकल टू 9 टाइम्स E1। दिस इज एनर्जी प्लॉटिंग, एनर्जी आइगन वैल्यू प्लॉट। ठीक है, इसको मैं कहूंगा एनर्जी आइगन वैल्यू प्लॉट। ये एक फिगर है इसका, एक फिगर तो था इसमें पार्टिकल छोड़ दिया था, दूसरा फिगर एनर्जी का आ गया। अब मैं चलता हूं, ये रिलेशन इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर, जरा देख लूं कितनी आई हैं मेरे पास। 5 6 तक आ गई थी, तो मैं 7 इसको कह देता हूं, दिस इज 7। बस इसको फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। 7 इक्वेशन तक आ गई। अब मुझे चाहिए वेव फंक्शन, तो वेव फंक्शन के लिए मैं इक्वेशन नंबर 6 को लूंगा, क्योंकि मुझे दो चीजें चाहिए थी, एनर्जी आइगन वैल्यू और वेव फंक्शन। तो मेरा एनर्जी आइगन वैल्यू मेरी आ गई, एनर्जी आइगन वैल्यू का मेरा ग्राफ भी आ गया। दिस इज एनर्जी आइगन वैल्यू का ग्राफ है और ये एनर्जी आइगन वैल्यूज आ गई मेरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसके बाद मैं वेव फंक्शन को डिफाइन करूंगा। वेव फंक्शन के लिए मुझे चाहिए इक्वेशन नंबर ये वाली 6। नाउ द वेव फंक्शन साई एक्स इजकल टू है मेरे पास ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। अब मैं इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे ए की वैल्यू चाहिए, इस कांस्टेंट की वैल्यू। तो नाउ normalized the wave function, normalized the wave function between, वेव फंक्शन को कहां से कहां तक नॉर्मलाइज करना है? x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a के बीच में ही पार्टिकल कहीं ना कहीं पाया जाएगा, क्योंकि उसे उस कुएं में डाल रखा है पार्टिकल को। तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a के बीच में ही कहीं ना कहीं पार्टिकल होगा। तो मैं नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन मेरी है इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी मोड साई स्क्वायर डी टो इक्वल टू 1। ये 3 डायमेंशन के लिए है बच्चों, जब पार्टिकल 0 से इंफिनिटी तक पाया जाता है। लेकिन मेरे केस में तो पार्टिकल 0 से a तक पाया जाता है, तो मैं इसे 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करता हूं, 0 टू a मोड साई एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1। और ये रहा, तो इंटीग्रेशन 0 टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन a इंटू dx इक्वल टू 1। ये एक इंटीग्रेशन है बच्चों, इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेना है वेरी इजीली। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करते हैं? 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो इंटीग्रेशन 0 टू a स्क्वायर को तो बाहर ले लो भाई, मोड किया था मैंने इसका, तो मोड a स्क्वायर, ये रहा मोड a स्क्वायर। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख दो, चाहे इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे कहें कि सर मोड स्क्वायर था तो आपने नहीं लिखा, तो इट डजंट मैटर एट ऑल, चूंकि एक रियल क्वांटिटी आएगी। तो मोड a स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू a, और इसको मैं कह दूंगा 1 माइनस कोस, ये थीटा है, इसको थीटा मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। मैंने मान लिया दिस बिकम्स थीटा, तो कोस 2 थीटा, तो 2 n पाई x अपॉन a और अपॉन 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 बच्चों। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है जी,
तो 1/2 को तो मैं पहले कॉमन ही ले लेता हूं, तो मैंने ले लिया, दिस इंप्लाइज दैट मोड ए स्क्वायर अपॉन 2। अब मैं मोड ए स्क्वायर को सिंपल ए स्क्वायर कह देता हूं, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो मोड ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए, और ये आएगा 1 माइनस cos 2n पाई x अपॉन ए इंटू डी एक्स इजकल टू 1। इंटीग्रेशन कर दो, सिंपल इंटीग्रेशन है, 1/2। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x के रेस्पेक्ट में, x, तो यहां आ जाएगा x, और इसकी लिमिट रखेंगे 0 से a तक। ठीक है, फिर माइनस कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और प्लस का आएगा, तो साइन 2n पाई x अपॉन ए अपॉन थीटा का फिर से 2n पाई अपॉन ए, और लिमिट रख दो 0 से a इजिकल टू 1। अब देखिए प्लीज कितना आसान है इंटीग्रेशन सोल्व करना। मैं जानता हूं जब मैं साइन की वैल्यू रखूंगा, अब मैं इस इंटीग्रेशन की वैल्यू रख रहा हूं साहब, लिमिट की वैल्यू रख रहा हूं मैं इस इंटीग्रेशन में, तो यहां आएगा a -0, तो वो ए रह जाएगा, चलो माइनस, उसके बाद आएगा यहां से साइन 2n पाई a अपॉन ए, तो साइन 2n पाई कितना होता है 0, तो मैं इसको कह दूंगा साइन 2n पाई a अपॉन ए अपॉन 2n पाई अपॉन ए से कट गया है, तो साइन 2n पाई, और माइनस साइन 2n पाई, लोअर लिमिट रख लेता हूं, यहां लोअर लिमिट रखता हूं, साइन 2n पाई इंटू 0 अपॉन ए अपॉन 2n पाई अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू 1। मैं जानता हूं साइन 2n पाई भी 0 होता है, और साइन चूंकि इसकी 0 में गुणा हो जाएगी, साइन 0 भी 0 होता है, तो 0 हो गए दोनों। तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए, ये खाली a बचेगा, इक्वल टू 1। इसका मतलब है a स्क्वायर इक्वल टू, इस 2 की इस 1 में गुणा हो जाएगी, तो 2 अपॉन a, या फिर मैं कह सकता हूं a इक्वल टू, मेरे पास बचा a इक्वल टू बचेगा मेरे पास अंडर रूट 2 अपॉन a। इसे ब्रैकेट में एनक्लोज करके इसकी वैल्यू को वहां वेव फंक्शन में रखेंगे। देखिए प्लीज समझ में आ गया आपके। अब इसको क्या करूंगा मैं, a की वैल्यू को मैं यहां रख दूंगा इसमें, तो पुटिंग दिस इन वेव फंक्शन, putting this in wave function, then तो psi x is equal to अंडर रूट 2 अपॉन a साइन n पाई x अपॉन a, this is the normalized wave function, this is energy eigen function, energy eigen function of a particle in 1D। अब इस वेव फंक्शन की प्लॉटिंग करेंगे हम, तो वेव फंक्शन की वेरी इजीली हम प्लॉटिंग भी कर लेंगे, तो वेव फंक्शन की प्लॉटिंग कर लेते हैं हम n पाई x। तो वेव फंक्शन को प्लॉट करता हूं और फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को प्लॉट करता हूं। तो वेव फंक्शन मेरा साइन की टर्म्स में है बच्चों, तो वही मैंने खींच दिया, एक कुआ वाल खींच दी मैंने, वेल खींच दिया कुआ,
कुएं की दोनों दीवारें आ गई, वॉल्स, और साइन का जो मेरे पास कर्व होता है, साइन का कर्व ऐसा आता है। तो फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये यहां से हट जाएगा इतना, थर्ड इतना, सॉरी इतना, फोर्थ इतना, तो इस तरीके से आएगा जैसे कि ये। तो फर्स्ट में इतना आएगा, फर्स्ट वेव फंक्शन, सेकंड इतना हो जाएगा, थर्ड इतना हो जाएगा, फोर्थ इतना हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल भी कुछ ही याद नहीं रखना आपको। तो मुझे फर्स्ट वेव फंक्शन बनाना है, तो बन गया फर्स्ट वेव फंक्शन। n इक्वल टू 1 के लिए ये साई 1 है, 2 n इक्वल टू 2 के लिए साई 2, देख लो ऐसे क्या, ऐसे थर्ड n इक्वल टू 3 के लिए साई 3 है। दिस इज वेव फंक्शन प्लॉट, वेव फंक्शन प्लॉट फिगर नंबर जो भी एक्स वाई जेड ऐसे लिख देना। ये वेव फंक्शन की प्लॉटिंग हो गई। अब प्रोबेबिलिटी की प्लॉटिंग करूंगा मैं, इसे थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी जो है ऑलवेज पॉजिटिव होती है। वेव फंक्शन तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वेव फंक्शन और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a, यह है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी प्लॉट। और प्रोबेबिलिटी का मतलब है मोड साई स्क्वायर, मोड साई स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी ये तो थी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, भाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या थी, मोड साई स्क्वायर, मैंने बताया था आपको जब मैंने वेव फंक्शन डिस्कस किया था। तो प्रोबेबिलिटी है मोड साई स्क्वायर, तो मोड साई स्क्वायर करना है मुझे, तो n इक्वल टू 1 के लिए तो मोड साई 1 स्क्वायर। देखो थोड़ी सी शेप चेंज हुई बस, ज्यादा नहीं। आप ऐसा बनाना चाहो ऐसा बना दो, लेकिन थोड़ी सी शेप चेंज होती है बस। दूसरे में n इक्वल टू 2 तो मोड साई 2 स्क्वायर, n इक्वल टू 3 मोड साई 3 स्क्वायर। देखिए ये प्रोबेबिलिटी है इस तरीके से। अब पार्टिकल के n इक्वल टू 1 में सबसे ज्यादा पाए जाने की संभावना किस डिस्टेंस पर होगी, यहीं से पता लग जाएगा। मैं इस लाइन पे x इक्वल टू 0 से चला, x इक्वल टू a तक जाना है, तो x इक्वल टू 0 से यहां तक चला, तो यहां सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है और ये है a/2। तो पार्टिकल के ग्राउंड स्टेट में पाए जाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है a/2 पर। तो द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, इसको भी लिख लो, कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल, ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट है, n इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू a/2, a/2 पर सबसे ज्यादा पार्टिकल पाया जाएगा साहब। देख लो, अब यदि n इक्वल टू 2 करूं तो पार्टिकल यहां मिलेगा सबसे ज्यादा और यहां मिलेगा। x इक्वल टू a/2 पर 0 है प्रोबेबिलिटी, और ये a/2 का आधा है तो a/4 होगा, ये a/4 पे पाया जाएगा पार्टिकल। और a/4 प्लस a/2, तो a/4 प्लस a/2 इक्वल टू 3a/4। तो पार्टिकल की यहां पर ये डिस्टेंस होगी 3a/4। और वेरी इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, देखिए a/4 ये हो गई, यहां से यहां तक थी a/2, तो a/2 तो इतनी हो गई, और a/4 ये होगी, तो a/2 प्लस a/4 इक्वल टू 3a/4। तो पार्टिकल मोस्ट लाइकली जो प्रोबेबल डिस्टेंस है उसकी वो इतनी होगी। अब n बराबर 3 के लिए मैं आपको टास्क दे रहा हूं, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी, दिस इज a/2, ये a/2 है, तो ये कितना होगा साहब, ये और ये कितना होगा, ये 2 पॉइंट।
ये आपको ढूंढने हैं, यानी कि n बराबर 3 में पार्टिकल के सबसे ज्यादा पाए जाने की संभावना। एक तो x बराबर a/2 पर है और दो संभावनाएं और है, तो वो आपको ढूंढनी पड़ेगी कितनी, कैसी होगी संभावना। मुझे पता है कितना है, आई नो वेरी वेल। मैं हिंट दे दूंगा, देखिए जितना ये है इतना ये है इतना ये है, तो a/2 को 3 हिस्सों में तोड़ लो तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी। फिर उसके बाद ये डिस्टेंस कितनी होगी, a/2 के एक हिस्सा, a/2 का जितना a/2 का तिहाई हिस्सा ये है, उसमें एक हिस्सा दो हिस्से जोड़ देना तो ये आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से a/6 और वो वाली चीज उधर a/3 प्लस a/6 प्लस a/6 2a/3, तो वो जुड़ जाएगा a/2 में। अब मैंने बता दिया तेजी में, क्योंकि तेजी में इसलिए बताया था कि आप कर सको, आप कर लो, इसे करके देखो, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं इस यहां पर, नाउ द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल in फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n बराबर 2 को हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट को कहता हूं n इक्वल टू 1, इसको कहता हूं n इक्वल टू 2 एट, कहां पाया जाएगा, x इक्वल टू कहां थी, a/4 और 3a/4, a/4 एंड 3a/4। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड, अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर सके एग्जाम में। तो इस तरीके से आप 3 के लिए भी लिख लो, ये तो था n बराबर 1 के लिए ये वाली चीज, ये था n बराबर 2 के लिए, अब n बराबर 3 के लिए आपका काम है लिखना। होमवर्क दे दिया मैंने आपको, ठीक है। होमवर्क n बराबर 3 के लिए बताओ मुझे पार्टिकल की 3 पोजीशंस आएंगी x बराबर, वो कहां कहां आएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।